आज मैं आपको एक ऐसी आंखों देखी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को मेरे भसुर जी के कमरे से चीखों की आवाज आती थी। मेरी जेठानी जी तो कब की मर चुकी थी। भसुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर भसुर जी ने जो किया, हे भगवान! जब मैंने पहली बार वो दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसी समय चारों ओर सन्नाटा छाया था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल लैंप को जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति रितेश अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं रितेश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से रितेश से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। भसुर जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी रितेश से लव मैरिज की शादी हुई थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी। यह एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ किसकी है, कौन है जो इस वक्त इतना तेज आवाज़ में चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ तो यूँ कहें कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज़ गूंजती रही, उसके बाद शांति सी छा गई। मुझे रितेश की नींद देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उसे चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की और ऐसे क्यों चिल्ला रही थी, और उसकी आवाज़ पर सब लोग खामोश क्यों थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बातें हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया और बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह रितेश प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह कानपुर नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। रितेश बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वो मुझे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बातें सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। रितेश कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे भसुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पे हजारों की नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतजार कर रही थी।
गर्मी और धूप के जाने की वजह से कब से बाहर बैठी थी। वह मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। मेरे भसुर जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, रितेश की बीबी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहां रुक नहीं पाई थी क्योंकि धूप बहुत तेज थी और मेरी हालात खराब हो रही थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। रितेश से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव की कुछ और ही रस्मों रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और रितेश मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, रितेश, बस जल्दी से कानपुर वापस जाने को सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों रितेश की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। रितेश, मैं गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकती। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ की रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाला और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख शोरगुल से ही खुली थी। मैं तुरंत उठकर बैठी और मैंने रितेश को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, रितेश, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर रितेश ने नज़र चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ें? मुझे यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन रितेश को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से रितेश की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं डर से कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं रितेश से चिपक कर सो गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने रितेश से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस कानपुर जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और रितेश मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उनसे कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा है। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ पर रह सकती थी? मुझे रितेश की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस कानपुर जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे भसुर जी ने रितेश से पूछा था कि तुम कानपुर वापस कब जा रहे हो। यह सुनकर रितेश का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से कानपुर भेजने का ख्याल आया। रितेश ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। रितेश ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी। वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। भसुर जी कहने लगे, आज शाम तक तुम कानपुर जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम जाकर देखो। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई तो मेरे भसुर जी कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और रितेश की पैकिंग भी करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर भसुर जी रितेश को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि यह वो हवेली में ही रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं उदास चेहरे से रितेश की तरफ देखने लगी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे भसुर जी फिर मुझे कहने लगे, बेटा, तुम हमारी घर की इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी,
कानपुर में केवल रितेश ही जाएगा। यह सुनकर तो मैं डर गई थी कि रितेश ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ कानपुर ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही रितेश कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम कानपुर में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी कानपुर नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें कानपुर लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त जो चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी, मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो, वो जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक करके रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। रितेश की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं रह सो सकती। रितेश कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। रितेश शाम को कानपुर के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रोती रह गई। अब हर रात को मेरे साथ ही एक नौकरानी मेरे कमरे में रहने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना में सिर हिलाने लगती थी और कहने लगती थी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि सारा माजरा क्या है। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज़ सुनी तो ये ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूंगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि ये मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोली। मुझे वो आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से वह आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गई तो सामने कमरे में देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे भसुर जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। विवेक यानी कि मेरे भसुर जी कमरे से आ रही थी वह आवाज़ें। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि यह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी तो जिंदा भी नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े धर्मात्मा थे। फिर वो आवाज़, मैं खुद से ही बातें करने लगी। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा भसुर और औरतों के साथ, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, रितेश ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी तो रो रो कर आंखें सुजा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि रितेश वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल इंसान बना रहता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा। मैं सोच चुकी थी
कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने वही आवाज़ दोबारा से सुनी तो मैं फिर से इस कमरे से बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे भसुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज्यादा नहीं देखी और वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने रितेश को फोन किया और कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा कि हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह से जो जो आ रहा था मैंने सब रितेश से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें विवेक की ताकत का अंदाजा नहीं है। वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। रितेश की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई उतनी कम थी। मतलब वो अपने भाई के बारे में यह सारी बातें जानता था और वह भी उनसे मिला हुआ था। इस समय पे मैं फोन बंद कर दी, क्योंकि बुराई होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो विवेक के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि विवेक कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपने पिछले खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। विवेक के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उसी खिड़की के रास्ते उस कमरे में पहुंच गई। उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं इस खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 2 बजते ही विवेक उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उसी कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे में धकेल दिया और कमरा बंद करके चला गया। विवेक एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुर्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजा बजा कर थक गई तो विवेक के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, विवेक साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा भसुर गुस्से से उठा और उसके बाल को पकड़कर भारी नजरों से देखते हुए बोला, निम्न जाति की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह सोचकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से रगड़ने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया हुआ था। वहां खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। फिर मेरे भसुर ने उस लड़की को बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीखें निकल गईं। विवेक तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता, मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक मामूली सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी इस रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के रास्ते हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर लाइट जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उसी पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी।
मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। इस वक्त एक बस कानपुर जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। कानपुर पहुँचते ही मैंने कानपुर के आईपीएस अफसर से उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव की इस घिनौना खेल का किस्सा खत्म हुआ था और विवेक के साथ साथ रितेश भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति कानपुर से वही काम करते थे और इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने अब रितेश से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ पीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।